क्या न्यूक्लियर वॉर छेड़ा जा सकता है? ईरान से दुनिया डरती है, इसलिए वो अपने हथियार को इस्लामिक हथियार कहता है। ऐसे चरमपंथी देशों के हाथ में न्यूक्लियर पावर आ गया। अभी भी यूज कर सकते हैं वॉर। मालदीव जो है वो चाइना की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। जो हमारा नेपाल है वो बैलेंसिंग सिचुएशन में है और पाकिस्तान तो हॉस्टाइल रहता ही है। जो ये हमारी नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है, क्या ये फेल हो रही है? इस पर काम करने की जरूरत तो है। पड़ोसी को आप रोटी देते रहिए, चाहे वो जितना झगड़ालू हो। उसको ये मौका मत दीजिए कि आपके दुश्मन के पास जाके रोटी मांगने लगे। चाइना और पाकिस्तान अगर मिलकर दोनों वॉर फ्रंट खोल दें तो फिर इंडिया प्रिपेयर्ड है या फिर ये हमारे लिए वर्स्ट नाइटमेयर हो जाएगा? जब से ट्रम्प की सरकार आई है तब से दुनिया भर में काफी उथल पुथल मच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप इतने अप्रत्याशित हैं। दुनिया का दुर्भाग्य है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति। ट्रंप इस बात को भूल गए हैं, आप चाहे कितने पक्के मकान में रहे और यदि आपके नीचे झोपड़ियां है तो पता नहीं कोई सांप रेंगता हुआ आएगा और आपको आके आपकी इमारत को डस ले, जैसे इनको ओसामा बिन लादेन ने डसा। ये सारे के सारे जो वॉर हैं ये आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो रहे हैं या फिर ये केवल पैसे और पावर के चक्कर में हो रहे हैं? दुनिया में विचारधाराओं की जो लड़ाई है वो शायद मध्ययुग में रही होगी कभी जी। जब एक दूसरे के लिए लोग लड़ते थे। अब विचारधाराएं कहीं नहीं, आपसे पैसा चाहिए और पावर चाहिए। अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त माना जाता है और रशिया जो है वो बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है। लेकिन जो ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है और इसके बाद से अमेरिका और रशिया की जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं, क्या रशिया और इंडिया के टाइज जो हैं वो कमज़ोर पड़ने वाले हैं? आज से 50 साल पहले हम जहाँ तक खड़े थे, एक जहाज को भेजा जाता है हिंद महासागर में अमेरिका रवाना करना, लेकिन इंदिरा जी कहती है कि नहीं, हम डरने वाले नहीं है, हम पाकिस्तान को तो टुकड़े करेंगे और टंकी के चौक पर पाकिस्तान को तो टुकड़े होते भी हैं जी, क्योंकि वो शीत युद्ध का दौर था। तब स्पष्ट था कि या तो आप इनके साथ या उनके साथ। इंडिया जो है वो रशिया से, इजराइल से, फ्रांस से जो है वेपन खरीदता है, तो ये जो है वो इंडिपेंडेंस की निशानी है या फिर डिपेंडेंस की? राफेल लाते हैं और उन पर जो है वो नींबू और मिर्च डाल के उनको पूछा करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। क्या सच में हम ग्लोबली एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है लोगों को बहकाने के लिए? मोन्टाज देखकर ये तो समझ आ गया होगा कि ये पूरा पॉडकास्ट इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स पर बेस्ड है, क्योंकि दुनिया भर में कहीं दो देशों के बीच वॉर चल रहा है तो कहीं पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर। इसकी बेहतर समझ के लिए हमने बातचीत की डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी से, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के रिसर्च स्कॉलर भी हैं, साथ ही प्रोफेसर भी। उनसे हमने जाना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर की शुरुआत की है उसका इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर क्या असर पड़ने वाला है, इंडिया की ग्लोबल लेवल पर क्या इमेज बनी हुई है, क्या सच में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं या बनने की राह पर हैं, या फिर ये सिर्फ एक जुमला है। इस पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आपको स्पॉटिफाई पर मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स पुश द टॉक्स विद पुष्कर टॉक्स। जब से ट्रम्प की सरकार आई है तब से दुनिया भर में काफ़ी उथल पुथल मच चुकी है, क्योंकि उनके अमेरिका फर्स्ट जो उनका प्रोपेगेंडा है उसको साकार करने के लिए उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है। तो उस टैरिफ वॉर का पूरी दुनिया में ग्लोबली क्या असर पड़ रहा है? जो ये प्रोटेक्शनिस्ट वेव है ये इंडिया और अदर राइजिंग कंट्रीज के ऊपर क्या असर डाल सकती है? ये कूटनीति कभी कभी बहुत अच्छे परिणाम देती है और बहुत खराब परिणाम भी देती है। तो डोनाल्ड ट्रंप इतने अप्रत्याशित हैं जी कि वो दुनिया का दुर्भाग्य है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति तो हैं लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति, ये दुर्भाग्य। और महाशक्तियाँ जो है दुनिया भर की, जो भी अमेरिका, फ्रांस ले लिया आप, चाइना ले लिया, ब्रिटेन ले लिया, तो वो सभी ट्रंप से परेशान रहे कि ट्रंप निर्णय क्या ले। देखिए, दुनिया में एक बदलाव होना है कि पहले आंतरिक राजनीति अलग होती थी और वैदेशिक राजनीति अलग होती। देखिए, अब दुनिया की जो राजनेता हो रहे हैं वो आंतरिक राजनीति को वैदेशिक राजनीति पर प्रतिबिंबित करते हैं, मतलब आंतरिक राजनीति का पूरा प्रभाव होता है। जैसे
ट्रम्प चूंकि दक्षिणपंथी लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनके समर्थन से जीते, तो उन्होंने कहा कि हार्वर्ड पर प्रतिबंध लगा दो क्योंकि वहां पर यहूदी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प बुर्जुआ संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब आप बुर्जुआ संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं तो फिर आप पर वो युवा हावी होते हैं जो विदेश से आए, जैसे भारत के इंजीनियर्स अमेरिका में हावी, भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका में हावी। तो जो बुर्जुआ संस्कृति, उसको वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि से वो दुनिया को देखते हैं। ये कारण है कि जो ट्रम्प है वो पूरी उन नीतियों को पलट देना चाहते हैं जो अमेरिका की पारंपरिक नीतियां रही है। अमेरिका की पारंपरिक नीतियां क्या रही है? मानवाधिकार, लोकतंत्र, दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, गरीबों की सहायता करना। ट्रम्प कहते नहीं, अमेरिका की नहीं, ये नीति नहीं। अमेरिका की नीति है कि अपने आर्थिक प्रतिबद्धताओं के लिए अपनी जो सामरिक नीतियां, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दो। मतलब हमको भारत से पैसा चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि जो एशिया प्रशांत में भारत हमारा मजबूत रणनीतिक पार्टनर है, लोग चीन के खिलाफ उसका हम कैसा उपयोग करें, चीन के खिलाफ में खड़ा हुआ है, नहीं चाहिए। ट्रम्प को दक्षिण कोरिया में वो नहीं चाहिए कि वहां पर दक्षिण कोरिया कैसे एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा, हमको कोरिया से पैसा चाहिए। इवन जापान जैसा रणनीतिक पार्टनर जो क्वाड में भी है, जापान को भी आप नहीं छुपते। तो कुल मिलाकर ट्रम्प ने अपनी कूटनीति को सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा तो अफजल में पैसा चाहिए, उन्हें रिलेशन से पैसा चाहिए। तो जहां पर पैसा आ जाता है, जहां पर पैसे की भूख होती है, और खासकर दुनिया की राजनीति में, तो फिर आप उस दौर में चले जाते हैं जहां पर आप दुनिया को उपनिवेश की तरह देखना चाहते हैं। जैसे ब्रिटेन में दुनिया भर को लूटा गया, उनको पैसा चाहिए था। ब्रिटेन को मतलब नहीं था कि भारत के जो लघु उद्योग है खत्म हो रहे हैं, भारत के किसान खत्म हो रहे हैं। ब्रिटेन सिर्फ क्या चाहता था? भारत को लूटना। तो ट्रम्प अब दुनिया को लूटना चाहते हैं, और जब अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया को लूटना चाहे, फिर उसकी कूटनीति को पर समाप्त समझिए। यही कारण है कि चीन भी परेशान है, भारत भी परेशान है, सारी दुनिया परेशान है। और सबसे ज्यादा उत्साहित कौन है? जो अमेरिका जिनको देखना ही नहीं चाह रहा था, सबसे ज्यादा खुश है उत्तर कोरिया की किम जोंग। ट्रम्प कहते हैं मेरे दोस्त है, लोग में संभावना देखता हूँ। सबसे बड़ा तानाशाह पुतिन, जिससे पूरा यूरोप डरता है, मेरा दोस्त है। सबसे बड़ा तानाशाह या कहें कि दुनिया के लोकतंत्र का खतरा शी जिनपिंग, ये कि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तो ट्रम्प जो है, ट्रम्प अब ऐसे विश्व नेता बन गए जो कि दुनिया की जो व्यवस्था है, संयुक्त राष्ट्र के जो नियम है, उनको मानने से इनका कत्या। देखिए ना, संयुक्त राष्ट्र के विश्व व्यापार संगठन, उनको भरोसा ही नहीं। मानवाधिकार संगठन, उनको भरोसा ही नहीं। ठीक है, सुरक्षा परिषद का उनको भरोसा ही नहीं है। जैसे कि जो उनके फ्रंटली अलायंस थे, उन पे वो टैरिफ वॉर लगा रहे हैं, और उसके जो दुश्मन देश थे उन पे वो भरोसा जता है इस टाइम पे। हाँ, यही तो सबसे बड़ी आश्चर्य है कि दुनिया का सबसे पुराना संवैधानिक देश कहिए जी, अमेरिका के संविधान बनने की सालों हो गए, वो देश जो लगातार लोकतंत्र पर भरोसा करता है, अब लोकतांत्रिक देशों को निराश कर रहा है जी। दक्षिण कोरिया, जापान, भारतीय लोकतांत्रिक देश है। और नाच कौन में इस खुशी में? ट्रम्प की खुशी में नाच रहा है चाइना, जिसका लोकतंत्र से लेना देना से नाच रहे पुतिन, नाच रहा है पाकिस्तान कि मतलब एक लोकतांत्रिक देश दुनिया का सबसे बड़ा ऐसे पैदा उठाएगा, फिर दुनिया का भगवान मालिक। ये जो पॉलिसीज चेंज होती जा रही हैं धीरे धीरे समय के साथ, तो किनका ग्रोइंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन पर क्या असर पड़ने होता है? विश्व व्यापार संगठन ने नियम बनाए जी। उन्होंने कहा कि दुनिया में व्यापार बढ़े, तो व्यापार कितना बढ़ेगा? जिनके पास पैसा। विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि इस व्यापार में भागीदारी तब होगी जबकि विकासशील देश और पिछड़े देश जो हैं, उनके वो जो देश है, उनके ज्यादा भाव पर जो विकसित देश के लोग सामान को खरीदे। समझ लीजिए हाल ऐसे हैं कि भारत का व्यक्ति यदि 1 रुपया खर्च करता है, तो अमेरिका का व्यक्ति 56 रुपया खर्च कर सकता। 56 गुना। मतलब भारत में यदि कोई सामान बनता है तो अमेरिका यदि ज्यादा भाव से खरीदता है तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तो आगे जनसंख्या कम है, जमीन बहुत ज्यादा है, संसाधन बहुत ज्यादा है, तो उनको कोई फर्क नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि लीजिए नियम था। ट्रम्प ने कहा नहीं, ट्रम्प ने कहा कि बराबरी का व्यवहार हो। आप सोचिए
कि एक एक ऊंची अट्टालिका है, एक बड़ी इमारत है, उसमें रहने वाला लोग उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो झोपड़पट्टी है, नीचे कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों से कहें कि हम समाज व्यवहार करें, जब आजा और प्रजा सब समान। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे तो 70% जो घर है किसानों से चलते हैं जी। हालात ये है कि उनको बिजली बिल माफ करना पड़ते हैं। हालात ये है कि वो यदि उनकी सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाए तो हमको उनको पैसा देना पड़ता है। हालात ये हैं कि वो किसान यदि उनकी फसल नष्ट हो जाए तो फांसी लगा लेते हैं। और अमेरिका की 2% किसान हैं की भागीदारी उजे व्यापारी, वो अपने मतलब व्यापारी, उनको किसान कहलाना पसंद नहीं, वो व्यापारी है, वो अपना सामान बेच देना चाहते हैं। तो भारत का यदि मार्केट उसके लिए खोल दिया जाए तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे, हम बराबरी नहीं कर सकते। तो यही कारण है जो देखने का नजरिया थे कि आपका देखने का नजरिया क्या है, अमेरिका दुनिया को देखता कैसा है। लेकिन अमेरिका के नजरिए में बहुत खोट है, बहुत खराबियां हैं इसके देखने में। लेकिन ट्रम्प तो बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं कि दुनिया भर में सबके पास बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई है, गजा के लोगों को बाहर निकाल दो और वहां पर बड़े बड़े हम बाजार बना लेंगे। तो पूंजीपतियों का जो बाजार की तरह इंसान को देखने का नजरिया वो भारत जैसे देशों पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय है। हमको बाजार नहीं चाहिए, हमको घर चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। आज़ादी के 8वें दशक में भी हमारा संघर्ष क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। ये भारत का संघर्ष नहीं है, ये तीसरी दुनिया का संघर्ष है। सारे संघर्ष यही है। आप अफ्रीका के देशों को ले ले, आप लेकिन अमेरिका के देशों को ले ले, आप दक्षिण एशिया के देशों को ले ले। तो ट्रम्प जो है विश्व व्यापार संगठन को दरकिनार करके जो चाह रहे हैं कि उपनिवेश की तरह लूटें दक्षिण एशिया पर विकासशील देशों को, पिछले देशों को, इससे दुनिया में गरीब की स्थितियां पलट जाएगी। ट्रम्प इस बात को भूल गए हैं कि आप चाहे कितने पक्के मकान में रहे जी, मजबूत ईंटों में रहे, और यदि आपके नीचे झोपड़ियां है तो पता नहीं कोई सांप रेंगता हुआ आएगा और आपको आके आपकी इमारत को डस लेगा, जैसे इनको ओसामा बिन लादेन ने डसा था। और ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि तुम मुस्कुराए और हमारे यहाँ पर निराशा, तो हम तुमको भी मुस्कुराने नहीं देंगे। तो ट्रम्प जो है उस बात को समझे नहीं है। अगर हम आज की हेडलाइंस देखें, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे टेलीविजन हो, वो वॉर, ट्रेड या फिर डिप्लोमेसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आपके नज़रिए में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्योटिक है, मल्टीपोलर है, या फिर वो एक नया ही रूप ले रहा है? पुष्कर, देखिए जो वर्ल्ड ऑर्डर है, अब जो दौर है वो बहुपक्षीय है। बहुपक्षवाद को हमको पसंद करना होगा। दुनिया में एक ताकत नहीं, कुछ अमेरिका चाहे जितना दावा करे कि हम महाशक्ति हैं जी, लेकिन आप महाशक्ति इस तब हैं जब हम आपको मान्यता देंगे। आप महाशक्ति तब है जबकि आपकी डॉलर कूटनीति चलती रहेगी। लेकिन यदि आपकी डॉलर कूटनीति को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स जैसा एक संगठन सामने आता है तो आपके हाथ पे खुल जाते हैं। मतलब आप अपने आप को महाशक्ति मानते हैं, एकमात्र महाशक्ति मानने का दावा भी करते हैं जी, लेकिन आप पर आपको भरोसा नहीं है कि, और ये कारण है। आप देखिए भारत यही तो कहता है कि दुनिया बहुपक्षवाद से चलेगी, आपको सबकी सुनना पड़ेगी। आप सब कुछ पैसों से नहीं खरीद सकते। आप सब कुछ पैसों से खरीद सकते हैं यदि, तो फिर जो इजराइल की दीवारें लांग के गजा के आतंकवादी अंदर नहीं आ पाते, जो गजा की लोग अंदर नहीं आ पाते। सब कुछ था आपके पास, आपको दुनिया में शांति चाहिए। तो ट्रम्प को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह दुनिया झुकी, ये दुनिया में बहुत सारे पक्ष, भारत एक पक्ष है क्योंकि वो तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। रूस एक पक्ष है क्योंकि वो दुनिया की एक ऐसी महाशक्ति है जिसका अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर में प्रभाव है। असद तब तक मजबूत थे जब तक पुतिन चाहते थे, वो तो पुतिन युग की युद्ध में उलझ गए। ये तो न तो ईरान पर हमला हो पाता, न सीरिया पर हमला हो पाता। जब भी अमेरिका से नाराज होते हैं तो रूस के झंडे आपको लीबिया से लेके लेबनान तक नजर आ सकते हैं। और भारत का ये कहना कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी एक महाशक्ति पर, बहुत क्लियर स्टैंड है भारत। तो दुनिया अखबार युद्ध को पता है या अखबार ट्रेड को पता है, लेकिन असल में दुनिया या
विश्व शांति स्थापित हो सकती है वो कूटनीति से स्थापित हो सकती है, और कूटनीति किसी एक देश से नहीं चाहिए सकती। जो ट्रम्प चलाने की कोशिश कर रही, दुनिया मल्टीपोलर है, दुनिया को उस पर भरोसा करना पड़ेगा, और अमेरिका को भी भरोसा करना पड़ेगा। जैसे उनके तेवर ठंडे हो गए जब वो दावा, एक तरफ उनके वाणिज्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि भारत को झुकना पड़ेगा, उसके कुछ देर के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्वीट करते हैं कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं जी। इसका मतलब वो जानते हैं कि हमारे एक पक्षपात से कोई संतुष्ट नहीं होगा। एक और ये जो खासकर उदारीकरण वैश्वीकरण का जो दौर शुरू हुआ है 90s से, उसके बाद तो ऐसा हो ही नहीं समझा कि आप एक सिंहासन पर बैठे रहें, उसको से अपेक्षा करें कि चटाई पर बैठकर आपकी बात सुने। अब गांधी की गोलमेज वाला जो दौर है वो दौर है। तब गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, अब दुनिया अमेरिका के खिलाफ विद्रोह कर रही है कि आपको गोलमेज पर बैठ लेकर बात करना पड़ेगी। शाम तानाशाही नहीं करता ताना है, आप सीधे ऐसे नहीं कह सकते टैरिफ लगाना है तो लगाना है। अभी आपने एक बात करी कि अमेरिका, रशिया और इंडिया के रिलेशन, तो अगर देखा जाए तो अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त माना जाता है और रशिया जो है वो बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है। लेकिन जो ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है और इसके बाद से अमेरिका और रशिया की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और इंडिया में इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या रशिया और इंडिया के टाइज जो हैं वो कमज़ोर पड़ने वाले हैं, या जिस तरीके से ट्रम्प बार बार पलट जाते हैं, कभी इंडिया पे डायरेक्ट लगा देते हैं, फिर कहते हैं मोदी जी हमारे दोस्त हैं, तो इन सब बातों का इंडिया पर ओवरऑल क्या असर पड़ेगा? आज से 50 साल पहले हम जहाँ तक खड़े थे, तब एक जहाज को भेजा जाता है हिंद महासागर में अमेरिका रवाना करना, लेकिन इंदिरा जी कहती है कि नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान को तो टुकड़े करेंगे, और टंकी के चौक पर पाकिस्तान को तो टुकड़े होते भी हैं जी, क्योंकि वो शीत युद्ध का दौर था। तब स्पष्ट था कि या तो आप इनके साथ या उनके साथ। भारत गुट में पेक्ष था, लेकिन भारत थोड़ा सा झुक गया था ये रूस की, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और यही हमारी कूटनीति की सच्चाई भी है कि हमारा झुकाव रूस की ओर नजर आता। लेकिन जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब से चीजें बदल गई। कूटनीति रातों रात परिणाम देती है। दुनिया की राजनीति को आप एक दिन से या एक साल से या 10 सालों से तय नहीं कर सकते। दुनिया की कूटनीति तय होती कि हमारे राष्ट्रहित कहाँ पर खड़े हैं। और जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो भारत के जो राष्ट्रीय हित है वो अमेरिका के साथ की जो कि आप, हमारा अभी ब्रिटेन से एक समझौता हुआ, मुक्त व्यापार समझौता। हमने एक शॉपिंग मॉल खोला, हमारा एक शॉपिंग मॉल खोला जी। आप कई मुड़वा के एक शॉपिंग मॉल खोलते हैं किसी जगह पर, हाँ, आपने उस जगह का चुनाव किया जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर जो है बेरोजगारी जाता है। आपका शॉपिंग मॉल वहाँ पर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका शॉपिंग मॉल वहाँ पर चलेगा जहाँ पर लोगों के जेब में पैसा, और लोगों के जेब में पैसा कहाँ पर है? यूरोप के देशों में और अमेरिका। फर्स्ट पार्ट कंट्रीज जो बेसिकली, देखो, जिन्होंने कहा हम प्रथम, बिल्कुल है, सही कह रहे। हम मतलब यह कह देना कि हम प्रथम दुनिया है, मतलब उनके पास पैसा इससे प्रथम है, ठीक है। तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा? हमको पैसा मिलेगा यूरोप से, हमको पैसा मिलेगा अमेरिका से। इनको पैसा रसिया से नहीं मिलेगा। रसिया से हमको तकनीक मिलेगी जिसका हम पैसा अदा करते हैं, लेकिन पैसा हमको रसिया से नहीं मिलेगा। हमको पैसा ये मिलेगा, भूटान से नहीं मिल सकता, नेपाल से नहीं मिल सकता, इनको तो हमको मदद करना है जी। तो भारत ने इस बात को बेहतर तरीके से समझा कि हमको आत्मनिर्भर होना है या हमारे लोगों को पैसा जनरेट करना है, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? यूरोप जाना पड़ेगा। हमारे जो व्यापारी वो ब्रिटेन चलेगा, ब्रिटेन में बस गए। जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, ऐसा हुआ, तो अमेरिकन कंपनियों को भी मार्केट चाहिए था। और अमेरिकन कंपनियों मार्केट कहाँ पर ढूंढे? नहीं, जहाँ पर लोकतंत्र हो, जहाँ पर सुख हो, जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर ऐसा लगता हो कि लोग लंबे समय तक विदेशी जो फैक्ट्रियाँ उनको बर्दाश्त कर लें। पाकिस्तान ऐसा नहीं हो सकता कि श्रीलंका का एक आदमी काम कर रहा है वहाँ की फैक्ट्री में, उस पर इश्तिंदा का आरोप लगता है जहाँ के आप जला देते हो जी, तो पाकिस्तान बर्बाद है, वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। नेपाल में भी हालात खराब है। अब फैक्ट्रियाँ कहाँ पर लगी? अमेरिका की। गूगल कहाँ से चलता है? भारत से चलता है। माइक्रोसॉफ्ट भारत से चलता है। मतलब वो अमेरिका से चले या भारत से, लेके चलाते भारतीय युवा ही। तो ऐसे में अमेरिका से हमारे हित जुटते चाहिए,
और इतने जुड़ते चले गए कि हमारी जो कपड़े की फैक्ट्रियां थी विकास जो अहमदाबाद और यहाँ पर, तो यहाँ से बना के कपड़े कहाँ पर बेचने लगे, अमेरिका भेजने लगे। एक्सपोर्ट होने लगा। अच्छा खासा एक्सपोर्ट होने, मतलब इतना कि वो अमेरिका से आगे निकल गए, उनको इतनी आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे में हमको अमेरिका की जरूरत है क्योंकि हमको अमेरिका से पैसा चाहिए। अमेरिका की जरूरत है क्योंकि अमेरिका से असैनिक सैन्य परमाणु समझौता हुआ है जिससे हमारी ऊर्जा की जरूरत है पूरी हुई। अमेरिका की जरूरत है हमको क्योंकि अमेरिका चीन के मुकाबले लद्दाख में इतना साहस करता है कि भारतीय सेना के साथ वो आकर गलवान के बाद वहां पर सैन्य अभ्यास करने का साहस करता अमेरिका। ट्रंप ने सिंह के बल खड़ा किया, ना तो बाइडेन ने तो कहा था कि यदि चीन ने कुछ किया तो हम भारत के साथ खड़े। तो अमेरिका की जरूरत हमको क्यों हुई, एक रणनीतिक पार्टनर की। अमेरिका की जरूरत को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि उसका यदि सपोर्ट मिलता है अमेरिका को तो फिर ऐसा लगता है कि भारत, मतलब आप सोचिए एक दौर था नमस्ते ट्रंप जी, हाउडी मोदी, तो वो जो खुशियां थी वो एकदम से वो हर भारतीय के चेहरे पे दिखती थी। वह जैसे ट्रंप ने निराश किया तो हम थोड़ा प्रभावित हुए। लेकिन रूस की हमको वो रणनीतिक जरूरत, अमेरिका बहुत शातिर खिलाड़ी संगठित देश, वो हमको हवाई जहाज देना चाहता है, लड़ाकू विमान, हमको तकनीक नहीं देना चाहता। और मान लीजिए कि हमारा लंबे समय तक यूं पर लड़ना पड़ा, कल आज हमने उससे विमान खरीद लिया और वो तकनीक नहीं देगा, पुर्जे देगा, तो हमारे जो विमान है खड़े रह जाएंगे। बिल्कुल, चाहे जो रूस है वो हमको तकनीक से बना दी। तो सामरिक भागीदारी चाहिए आपको, चीन पर दबाव बनाना है आपको, पाकिस्तान पर दबाव बनाना है, रशिया चाहिए। और तीसरा, सीमाओं से आर पार जाकर दुनिया के जो सबसे बड़े देश है जिससे भारत की हजारों किलोमीटर की सीमा है, जी सीमा विवाद है, लेकिन वहां पर गलवान के बाद हमने हमारे लाखों सैनिक तैनात किए। तो आप लाखों सैनिक तैनात करते हैं मतलब आप अरबों रुपया वहां पर लगाते हैं। बिल्कुल, वो पैसा जो कि आप विकास में खर्च कर सकते हैं। तो यदि आर्थिक संबंध होते तो हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य वो शांत रहेंगे, उनका आर्थिक विकास होगा, उनको बाजार मिलेगा। हमको चीन से आर्थिक संबंध चाहिए, लेकिन कैसा, व्यापारिक असंतुलन को दूर करने वाला। हमको अमेरिका से संबंध चाहिए, कैसे, ये टैरिफ वेरिफ नहीं चाहिए, हमारे व्यापारियों को फायदा चाहिए, हमारा हीरा वहां पर बिकना चाहिए, और विश्व व्यापार संगठन को मानने वाला ट्रंप चाहिए। और हमको रसिया वैसे चाहिए जैसा वो हमको हथियार के साथ साथ तकनीक देता रहे, ब्रह्मोस बनती रहे। हम पाकिस्तान के पर जैसा हमने हमला किया था, पाकिस्तान को जैसे रोड़ा था हमने साहस से, लेकिन हमको उसके साथ ऐसा रसिया भी चाहिए कि जब हमने पाकिस्तान पर हमला किया 1971 के बाद लगातार आज तक रसिया का कोई भी राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गया है, नहीं विरोध, तब कभी कोई गया ही नहीं जी, इस स्टैंड के साथ कि हम भारत के साथ खड़े। लेकिन ऑपरेशन सिंधु के दौरान रूस ने कहा कि भारत जो है, हम भारत के रणनीतिक मित्र है, लेकिन पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है, तो उनको पाकिस्तान को दोस्त कहने वाला रसिया नहीं चाहिए, चाहिए तीनों, लेकिन हमारी शर्तों पर चाहिए। और भारत जो है यही कूटनीति लेकर आगे बढ़ता है, थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन अंततः इस कूटनीति में कामयाब चाहते हैं। इंडिया जो है वो नेबर फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करता है, लेकिन अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर तो मालदीव जो है वो चाइना की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, जो हमारा नेपाल है वो बैलेंसिंग सिचुएशन में, और पाकिस्तान तो हॉस्टाइल रहता ही है। तो इस पूरे सिनेरियो में जो ये हमारी नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है, क्या ये फेल हो रही है? इस पर काम करने की जरूरत तो है। ओके, ये समस्याओं को, मतलब नेबर फर्स्ट से यदि आप इधर उधर होंगे तमाम विरोधाभास के बावजूद, तो परेशानियां बढ़ेगी जी। मतलब आपकी निर्भरता, पड़ोसी को आप रोटी देते रहिए, चाहे वो जितना झगड़ालू हो जी, उसको ये मौका मत दीजिए कि आपके दुश्मन के पास जाके रोटी मांगने लगे। वो आप रोटी देते रहेंगे तो बढ़िया काम चलेगा जी। तो इस पर काम करने की जरूरत है। पहले हमारे बहुत अच्छे संबंध होते थे, अभी भी कुछ देशों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन अभी हमारे जो बजट में जो श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश में थोड़ा बहुत पैसा जो दिया गया है, नेपाल के लिए, वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो है वो बनी रहे। हालांकि राजनीतिक बदलाव के कारण प्रभावित होती है, लेकिन भारत इसकी गंभीरता को समझता है और समझना भी पड़ेगा। यदि इसमें थोड़ा भी इधर उधर होते हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि वो नेबर जो है वो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वो हमारी सीमाओं से लगा हुआ देश है जी। तो
इसको हमको वापस ठीक करके सार्क को मजबूत करने की जरूरत है। चाणक्य की नीति की अगर बात करें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अरि मित्र अरि अरि मित्र मित्र करके, कि जो हमारा पड़ोसी है वो हमारा दुश्मन ही होगा, उसके पड़ोसी वाला हमारा मित्र होना चाहिए, फिर उसके बाद वाला जो उसका पड़ोसी होगा वो उसका दुश्मन होगा। तो ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये आज के समय में कितनी रेलेवेंट है? नहीं देखिए, चाणक्य तो हमेशा ही रिलेवेंट है, लेकिन उस दौर में हम मित्र को दबा दें, यदि वो कमजोर हो जाए तो उस पर हम कब्जा कर लें। जी बहुत सारी उस टाइम स्पेस था जी राजाओं के लिए कि कितने मजबूत होते हैं, कमजोर है तो या तो संधि कर लो या कब्जा कर लो। अब दुनिया में संप्रभु देश हो गए हैं, आप कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, और जब आप कब्जा नहीं कर सकते तो फिर वो मित्र हो या शत्रु है, उससे आपको मध्यस्थ संबंध बनाए रखना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक मतलब पाकिस्तान हमारा शत्रु है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, इससे जो सीमा पर शांति बनी रहना चाहिए, न तो तुम गोली चलाओ न हम गोली चलाएं। चाणक्य हमेशा प्रासंगिक है, लेकिन जब संप्रभुता की बात आती, जब न्यूक्लियर पावर भी बन गए हैं पाकिस्तान जैसे नाकाम देश, तो या तो हमको पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर बनने ही नहीं देना था। उस दौर में जब हमारे लोगों ने कहा कि आप जो है हमारे जो रॉ के लोगों ने पता कर लिया था, लेकिन हमारे यहाँ के एक प्रधानमंत्री, उन्होंने फोन करके कह दिया उनको, जियाउल हक को फोन करके कहा कि भाई आप तो परमाणु बम बना रहे हैं, ठीक है। तो वो इतने खुश हुए कि भारत के उस प्रधानमंत्री को निशान पाकिस्तान दे दिया, और उसके कारण क्या हुआ कि हमारी तो फजीयत हो गई, है ना। फिर एक बीच में गुजराल डॉक्ट्रिन आया, तो इन्होंने क्या किया, गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत हमारी रॉ को नुकसान पहुंचा दे कि पड़ोसी देश में कोई हस्तक्षेप नहीं हो। तो लोकतांत्रिक देशों में जो लोग आते हैं, उनकी जो राजनीति होती है वो देश के लिए समस्याओं को बढ़ा भी देती है, और जब समस्याएं बढ़ती है तो फिर ऐसे में क्या होता है, मध्यम मार्ग अच्छे होते हैं। तो हम इजराइल नहीं हो सकते, जैसे इजराइल ने कहा कि ईरान पर हमला करके वहां के परमाणु प्रतिष्ठानों को हम नष्ट कर देंगे। हम एक लोकतांत्रिक देश, हम नहीं कर सकते, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हमारी कूटनीति वैसे ही चलती है जी, तो और ऐसे ही चलती रहेगी। यूक्रेन वॉर चल रहा है, गाजा का अटैक हो गया, उसके अलावा ईरान पे भी अटैक हो गया, अभी हमारे यहाँ इंडिया पे भी गलवान में अटैक हुआ था, उसके बाद जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये सारे के सारे जो वॉर हैं ये आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो रहे हैं, या फिर ये केवल पैसे और पावर के चक्कर में हो रहे हैं? नहीं पुष्कर जी, देखिए आइडियोलॉजी तो कुछ बची नहीं दुनिया में जी। हम भारत को समाजवादी देश, हमारी पहचान है, संविधान कहता है समाजवादी है जी, ठीक है। लेकिन हमारे जो टैरिफ वार जो है हमारा, वो पूंजीवादी देश के सामने, हमको चाहिए पूंजीवादी देश से पैसा जी, हमको रूस से चाहिए पैसा जैसे भी। और प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया कि काले से आ रहा है सफेद से आ रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं, आना चाहिए। तो आइडियोलॉजी तो इस दुनिया में कुछ बची नहीं। सऊदी अरब कितना खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि हुतीस खत्म हो गए हैं। कहाँ पर? यमन में हुती के प्रधानमंत्री मारे गए हैं जो हुतियों के, तो वो सऊदी अरब की गुप्तचर सेवा के कारण जो उन्होंने इजराइल से अंदर अंदर सहयोग किया है, असद समाप्त हुए, मुस्लिम में शिया हैं, सऊदी अरब बहुत खुश है क्योंकि असद सीरिया से गए तो वहां पर सुन्नी सरकार आ गई है। ईरान बहुत परेशान है, और सऊदी अरब और अमेरिका के बहुत मजबूत संबंध है। दुनिया में विचारधाराओं की जो लड़ाई है वो शायद मध्य युग में रही होगी कभी जी, जब एक दूसरे के लिए लोग लड़ते थे। अब विचारधारा कहीं नहीं, अब पैसा चाहिए और पावर चाहिए, और पैसे और पावर के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सऊदी अरब ने कहा कि हमारी जमीन पर विदेशी आकर रह सकते हैं। दुनिया भर में जो इस्लामिक आतंकवाद के लिए सबसे ज्यादा पैसा देने वाला सऊदी अरब जी, किसी की हिम्मत हो जाए कि सऊदी अरब के कारण के अंदर घुसकर आतंकी हमला कर दे, किसी भी आतंकवाद के कारण नहीं हो सकता ऐसा। बिल्कुल। कोई चरमपंथियों की सबसे ज्यादा आप सोचिए, हमास का विरोध कौन करता है? सऊदी अरब करता है जी। आप कहते हैं कि अलग फिलिस्तीन होना चाहिए, लेकिन आप हमास का समर्थन नहीं करते, इसका मतलब विचारधाराएं तो दुनिया में है ही नहीं। पैसा चाहिए, पावर चाहिए। हाँ, तो पैसा और पावर के लिए यहूदी जो है, रूस में यहूदियों की भरमार है जी, ठीक है, लेकिन पुतिन ईरान के साथ खड़े हैं, और ईरान को कह भी रहे हैं कि यार हम मतलब इजराइल के आमना सामना नहीं कर पाएंगे युद्ध में, लेकिन हम आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया जानती है। अगर इंटरनेशनल वॉर्स की अगर केवल बात करें तो इधर पे इंडिया ने रशिया और वेस्ट
दोनों से साध के एक जो था रिलेशन वो सपोर्ट किया उसने। तो ये जो स्ट्रैटेजी है न्यूट्रलिटी की, ये स्ट्रैटेजी सही है या फिर एक टाइट रोप पे चल रहा है इंडिया? नहीं, भारत जो है अपने रास्ते भारत ने खुद तय की है 1947 से जी। और भारत की कोशिश है कि भारत उस पर चल रहा है, लेकिन बस इसमें एक थोड़ा सा विरोधाभास तब उत्पन्न हुआ जब हम सबके साथ हैं। वो हम सबके साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल, क्योंकि हमको तय करना पड़ेगा कि हम किन के साथ हैं, और सबके साथ जो थ्योरी है वो थोड़ा सा तो वापस भारत अपने ट्रैक पर आ गया है वापस, लेकिन भारत सही दिशा में चल रहा है। तमाम वार आप देख ले, भारत कभी भी किसी के साथ युद्ध में शामिल खुलकर नहीं आता है नहीं, और अपने सैनिकों को भारत भेजता नहीं है। बिल्कुल। तो भारत ने कभी भी नहीं भेजे हैं। हाँ, हमारे जो राष्ट्रहित हैं वो राष्ट्रहित क्या कहते हैं वो बहुत जरूरी वो देखना है, और हमारी कूटनीति उस दिशा में काम करती है। उस कूटनीति के कभी कभी सकारात्मक परिणाम आते हैं, कभी कभी नकारात्मक परिणाम भी आ जाते हैं। जैसे अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल खरीदना जारी रखे तो दुनिया में तेल के भाव रहेंगे जी। बाइडेन इस बात को समझते थे, लेकिन ट्रंप के त्योरियां चढ़ गई। राजनीतिक बदलाव जो है वो परेशानियां तो बढ़ाते हैं, चाहे राजनीतिक बदलाव अमेरिका में हो, चाहे राजनीतिक बदलाव बांग्लादेश में हो, या चाहे राजनीतिक बदलाव श्रीलंका में हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ छोटी सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत की हमेशा रणनीति या राजनीति रही है नेशन टू नेशन संबंधों पर। जी। हमारे एक देश के दूसरे देश से संबंध कैसे हैं, हमको वहाँ की राजनीतिक पार्टियों से लेना देना कभी रहता नहीं। और लीडर टू लीडर जब संबंध बनते हैं तो फिर उसके नकारात्मक परिणाम सामने आ जाते हैं। जैसे बाइडेन आए तो ट्रंप और मोदी जी के संबंध बहुत अच्छे थे, बाइडेन को पता था, तो बाइडेन ने भारत का सपोर्ट किया, लेकिन खुल के सपोर्ट नहीं किया। शायद उनके दिमाग में हाउडी मोदी रहा होगा या नमस्ते ट्रंप रहा होगा। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर हम बहुत खुलकर सपोर्ट में आए थे। ऐसी नीति से हमको बचना चाहिए, लेकिन भारत की कूटनीति जो है वो सही दिशा में चल रही है। थोड़ा बहुत राजनीतिक बदलाव प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली ये सारा जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है। जी बिल्कुल। ताइवान को लेके हमेशा चाइना में कुछ ना कुछ क्लैशेस चलते रहते हैं, तो अगर चाइना ताइवान पर मिलिट्री स्टेप लेता है तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड करेगा? इंडिया का क्या रोल रहेगा? सुपर पावर्स के बीच क्रॉस फायर में जाएगा या फिर अपना मीडिएटर का रोल प्ले करेगा? देखिए, अमेरिका इसीलिए परेशान है कि भारत चाइना के खिलाफ खड़ा क्यों नहीं होता। अमेरिका ने खूब कोशिश कर ली। जैसे आप सोचिए कोरोना काल को लेकर जी, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये जो कोविड है ये चाइना से आया है, चाइना की लैब से आया है। हमको पता है चाइना की लैब से आया है, वुहान लैब से आया है, ये पता था। बिल्कुल। ये भी दुनिया आशंकित है कि ये कहीं जैविक आतंकवाद तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर कहा। जी, बायो वेपन के तौर पे यूज तो नहीं हो रहा है, लेकिन भारत चुप रहा। जी। तो अमेरिका को ये बात परेशान करती रही है। और रही बात ताइवान की, जी, तो भारत ने वन चाइना पॉलिसी को माना है। चाइना ने अभी तक वन भारत, हाँ, वो स्टेपल वीजा पर अड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वो अलग बात है कि भारत विरोध करता है। तो ताइवान को लेकर यदि चीन कुछ करता है जी, तो भारत हस्तक्षेप करेगा, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। और तब तो और ज्यादा कम हो जाती है जबकि जो ट्रंप जैसे अविश्वसनीय साझेदार जो है वो यही पता नहीं है कि वो शी जिनपिंग के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं या ताइवान के साथ खड़े हैं। तो भारत का स्टैंड जो है इस मामले में बिल्कुल तटस्थ रहेगा, और बस भारत की थोड़ी सी चिंता हिंद महासागर में बढ़ जाएगी इसको लेकर। लेकिन यदि अमेरिका ग्रीस से लेकर डेनमार्क से कनाडा तक अपनी नजरें गड़ाता है, यदि रूस के यूक्रेन पर हमला करने और यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने से ट्रंप को एतराज नहीं है, तो उत्साहित तो शी जिनपिंग भी हुए होंगे कि लगे हाथ हम भी ताइवान पर कब्जा कर ले। और अभी ताइवान के हाथ बहुत फुले हुए हैं। और आपको एक बात और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो ताइवान की समस्या है वो भी शातिर, जो अमेरिका की शातिर राजनीति उसका परिणाम है। क्योंकि शीत युद्ध के दौर में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, रूस और अमेरिका एक दूसरे के सामने थे। अचानक जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे 1971-72 की करीब बात है, रिचर्ड निक्सन, उनके दिमाग में आया
कि चीन, क्योंकि इनके बीच जो है वो सीमाई विवाद चलता था, बिल्कुल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अच्छे खासे हो रहा था चीन और रूस के बीच, तो इनको लगा कि ये जो कम्युनिस्ट देश दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, तो इसका फायदा उठाया जाए। मौका देख के रिचर्ड निक्सन चुपचाप कहाँ चले गए, 1972 में चले गए चीन जी। और चीन गए तो उसके बाद दुनिया की राजनीति बहुत ही शातिर तरीके से, आप सोचिए कि ताइवान के राष्ट्रपति तो भाग के सबसे पहले अमेरिका में गए थे। अब सब कुछ ताइवान से ट्रीटी बढ़िया था, अब जब चीन से इनके संबंध समझौते हुए तो रिचर्ड निक्सन ने क्या किया कि चीन ने कहा कि भाई वन चाइना पॉलिसी मानना पड़ेगी, तो निक्सन ने कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी ही मानते हैं, क्योंकि ताइवान कहता है कि चाइना हमारा है और चाइना कहता है ताइवान हमारा है। इन दोनों ने कहा कि हम जो है, ताइवान को भी यही कहा कि हम मानते हैं भाई ये आपसी विवाद आप दोनों सुलझा लें जी। और उधर मतलब शातिरता की हद देखिए कि उधर कांग्रेस ने कह दिया अमेरिका में कि आपको ताइवान की रक्षा करना पड़ेगी, तो आप ताइवान को हथियार भी दे रहे हैं, आपने वन चाइना पॉलिसी भी मान ली, आपने चाइना को सुरक्षा परिषद का सदस्य भी बना दिया, तो ताइवान सबसे ज्यादा किसी के कारण परेशान रहा है या संदिग्ध हुआ है वो अमेरिका के कारण रहा है। तो ताइवान यदि अमेरिका पर भरोसा कर रहा है आंख मीच कर, और वो भी ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के रहते, यदि ताइवान को लेकर अमेरिका मजबूत नहीं है या अमेरिका क्या करेगा पता नहीं है, तो भारत तो भाई अपनी जो मतलब उस आग में भारत बीच में नहीं कूदना चाहेगा, इसकी संभावना कम है। कोई भी छोटी लड़ाई हो या बड़ी लड़ाई हो, सबसे पहले न्यूक्लियर पावर्स का जिक्र होना शुरू हो जाता है कि अब न्यूक्लियर अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज की दुनिया में क्या न्यूक्लियर वॉर छेड़ा जा सकता है, ये पॉसिबल है कि नहीं? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो धर्म है वो अफीम का नशा है, और ये जो अफीम का नशा है ये इस्लामिक मुल्क जो है उनमें सिर चढ़कर बोलता है। ईरान से दुनिया डरती है इसलिए क्योंकि ईरान से दुनिया को ऐसे दुश्मनी नहीं है कि वो इस्लामिक देश है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जबकि वो अपने हथियार को इस्लामिक हथियार कहता है, तब दिक्कत हो जाती है। सऊदी अरब परेशान हो जाता है कि ये इस्लामिक हथियार बना लेगा तो मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी डील कर डालते हैं, किसके साथ? ट्रंप के साथ। यूएई और सऊदी अरब मिलकर अरबों रुपया खर्च कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर हथियार जो है यदि ऐसे देशों के पास चले गए जो चरमपंथ में भागीदारी करते हैं, जैसे पाकिस्तान जी। आप सोचिए कि पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ के, तो वहाँ के दो जो वहाँ पर हमला हुआ और वहाँ के वैज्ञानिकों का अपहरण हुआ, तो वो वैज्ञानिक अपहरणों के तालिबान के पास गए कि ईरान ले गया, कुछ पता नहीं है। तो ये जो देश हैं जो धर्म के आधार पर बात करते हैं, जैसे आपने देखा कि मुल्ला मुनीर ने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी अलग है जी, हम दो रिलीजियन नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। तो ये जो पागलपन है, खुद को खत्म करने का पागलपन, तो वहां पर आकर यदि ऐसे चरमपंथी देशों के हाथ में न्यूक्लियर पावर आ गया, दुनिया सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान से, तो ये कभी भी यूज कर सकते हैं वॉर। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पे अमेरिका का कब्जा है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि ये पागल है। और उन पागलों के देश में अमेरिका किस पर भरोसा करता है? सेना पर भरोसा करता है, उन पर नहीं भरोसा करेगा। लोकतांत्रिक, आप सोचिए किसी देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप राष्ट्रपति को दरकिनार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को दरकिनार कर रहे हो, और आप व्हाइट हाउस में खाना खाने के लिए इसको आमंत्रित कर रहे हो, वहां के सेना अध्यक्ष को। तो ये जो धर्म का पागलपन है ये न्यूक्लियर खतरों को बढ़ाता है, और यही कारण है कि मुल्ला मुनीर आमंत्रित किए जाते हैं व्हाइट हाउस में। तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं चाहिए। इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो हाल ही में गलवान पर अटैक हुआ, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय तो पूरे देश में बहुत वाहवाही हो रही थी कि इंडिया ने घुस के मारा, 100 किलोमीटर अंदर तक गए, और जो टेररिस्ट कैंप्स थे, बेस कैंप थे, उनको निस्तानाबूद कर दिया। लेकिन जैसे ही इंडिया ने एक बैक स्टेप लिया कि ठीक है, एक इतना ही अटैक था, अब नहीं करना है अटैक, अब और अंदर घुस के कब्जा नहीं करना है या डराना नहीं है, वैसे ही जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि ये क्या, इंडिया ने अपनी नाक कटा ली और पीछे क्यों हट गए। तो ये कितना सिनेरियो सही था? ये तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जी। भारत का लक्ष्य क्या था? भारत का लक्ष्य था आतंकी ठिकानों पर हमला करना। हमारा लक्ष्य तो ये था ही नहीं कि हम पीओके पे कब्जा करें, हमारे लक्ष्य तो ये था ही नहीं कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवा दें। हमारा लक्ष्य था कि हम पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला करें, उनको नष्ट करें। हम कामयाब रहे,
हमने इवन पाकिस्तान ने ज्यादा हिम्मत की तो हमने उनके सैन्य अड्डों को भी निशाना बना दिया। भारत का जो लक्ष्य था पूरा कर लिया। इसमें एक जो गलती हुई है वो अमेरिका की ओर से हुई है। देखिए, मध्यस्थता तो जब भी युद्ध हुए दुनिया में किसी न किसी को करना ही पड़ती है, बिल्कुल, वो चाहे 1971 हो, 1965 हो, 1962 हो, हमेशा। लेकिन पहले क्या होता था, एक गुप्त कूटनीति होती थी। पहले विश्व राजनेता होते थे, अब जो राजनेता होते हैं बन रहे हैं वो आंतरिक राजनीति से अभिषिप्त हुए। तो मिस्टर ट्रंप जो है, देखिए मिस्टर ट्रंप ने यदि ट्वीट किया, ट्रंप कोई लीबिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं, लेबनान के नहीं है, युगांडा के नहीं है, रवांडा के नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति यदि उन्होंने बात की तो उन्होंने गुप्त कूटनीति की गरिमा का पालन करना था। लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, तो उसमें उनकी फजीयत भी हो गई। लेकिन भारत का जो संदेश देना था भारत ने बहुत बेहतर तरीके से दिया कि यदि हम पर आतंकी हमला होता है तो हम आतंकी, पहली बार ऐसा हुआ है जब अजहर मसूद जैसे जो आतंकी वो खून के आंसू रोए हैं कि मेरे परिवार के लोग मारे गए, वही जो 1999 में कंधार कांड के समय जिनको छोड़ा गया था, यदि वो आतंकी रोए हैं तो हमारे सैन्य टारगेट के कारण हुए हैं, तो हमने अपना उद्देश्य पूरा किया है। और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करना पड़ेगी। जी, क्या युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है, जो हमारे हथियार हैं उन पर जंग लग जाता है। तो 1999 के बाद 10, 15, 20 साल के बाद युद्ध हो गया और बढ़िया हुआ है। कभी टेररिज्म के चलते, कभी बॉर्डर क्लैशेस के चलते, या फिर कश्मीर के मुद्दों को लेते हुए, ये हमेशा ही कहीं ना कहीं टेंशन पैदा करते हैं। और फिलहाल के समय में यहाँ पे हमारी जो बातचीत है वो एकदम फ्रीज है, कोई नहीं रुकी हुई है। तो क्या भविष्य में दोबारा से कोई बातचीत होने की गुंजाइश है, या फिर परमानेंटली हॉस्टिलिटी जो है वो बरकरार रहने वाली है? देखिए, पाकिस्तान हमारा परमानेंट दुश्मन है जी। इसका कारण है, अफगानिस्तान से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। अफगानिस्तान मुस्लिम बहुल राष्ट्र है जी। पाकिस्तान भारत अपने अस्तित्व के लिए भारत से प्रतिद्वंदिता को या भारत के दुश्मनी को आवश्यक मानता है। एक बार जियाउल हक से पूछा जी एक पत्रकार ने कि आप, भारत और आप में बहुत समानता है, तो भारत से दुश्मनी आप बनाए क्यों रखना चाहते हैं? जियाउल हक जो तानाशाह थे जी, बहुत लंबे समय तक रहे वो, तो उन्होंने कहा कि भारत की सबको समाने की शक्ति से हम डरते हैं, और यदि हम उसमें शामिल हो गए तो हम अपनी पहचान को खो देंगे। यही कारण है कि आसिम मुल्ला मुनीर जो है वो आगे कहते हैं कि हिंदू और हम में बहुत फर्क है, हमारी पहचान ही अलग है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान से हमारा इसलिए हमेशा एक पीढ़ी का संघर्ष, नस्लों का संघर्ष है, क्योंकि वो हमसे सांस्कृतिक टकराव चाहते हैं। वो राजनीतिक टकराव, वो धार्मिक टकराव नहीं, वो सांस्कृतिक टकराव बनाए रखना चाहते हैं। और दुनिया में जहां भी सांस्कृतिक टकराव होंगे, जैसे यहूदी और फिलिस्तीनी, वो धार्मिक टकराव नहीं, वो सांस्कृतिक टकराव है, वो पहचान का टकराव है। पाकिस्तान के साथ हमारा हमेशा संघर्ष बना रहेगा, क्योंकि वो संस्कृति को मानने से इनकार करते हैं, और जबकि उनकी संस्कृति यही है। जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो एक मुस्लिम देश और एक हिंदू प्रधान देश बन के डिवीज़न हुआ था। उसके बाद से पाकिस्तान की स्थिति कभी उबर ही नहीं पाई है। पाकिस्तान हमेशा से कभी कर्ज में डूबा रहा, कभी अंदर क्लैशेस हो रहे हैं लोगों के बीच में, और पाकिस्तान उठ भी नहीं पा रहा है कहीं से। कभी आर्मी अपना सत्ता पलट कर देती है, तब भी पाकिस्तान इंडिया पे कब्जा क्यों करना चाहता है बहुत ज़्यादा जगहों पे? कभी कश्मीर के लिए मांग करता रहता है, कभी लड़ाई छिड़ देता है, कभी बॉर्डर एरियाज पे अटैक कर देता है। ऐसा क्यों? जब आपके दिमाग में सांस्कृतिक टकराव की एक भ्रांति होती है तो आप किसी कौम का अस्तित्व मानने से इनकार कर देते हैं जी। और ये उस सपने में जीने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि मुगलिया सल्तनत जो थी, वो मुगलिया सल्तनत पाकिस्तानियों के नस्लों की सल्तनत थी, जबकि मुगलिया सल्तनत की पाकिस्तान के नस्लों से संबंधित कुछ है ही नहीं। वहां पर तो अभी भी सरनेम में लोग राजपूत लिखते हैं, चौहान लिखते हैं जी, ठीक है। वहां पर बहुत सब मानते हैं। वहां पर अभी भी चौधरियों की बादशाह चलती, वहां पर अभी भी चौधरियों से यदि कोई दूसरी जाति की लड़की कोई विवाह कर ले, प्रेम विवाह हो जाए तो उसको मार डाल। जबकि वहां पर आप सोचिए, इस्लाम में बराबरी की बात होती, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में कोई अंसारी किसी पठान की बेटी से शादी कर ले, वहां पे मतलब जाति चलता है। तो वो भारत का अस्तित्व मानना ही नहीं चाहते, इसलिए भारत पर कब्जा करने का ख्वाब देख के अपने लोगों को भ्रमित करते हैं जी। और भ्रमित करने का ठेका किसके पास है? वहां की सेना के पास है।
और फिर कभी कभी वहाँ की सेना के साथ खड़ी हो जाती वहाँ की क्रिकेट टीम। तो जब तक वहाँ की क्रिकेट टीम आप देखिएगा, जब तक वो उदारवादी थे, थोड़े सेक्युलर नजर आते थे, तो क्रिकेट भी अच्छे खेलते थे। लेकिन जब से उन्होंने धर्मांधता का प्रदर्शन करना शुरू किया, चलते हवाई जहाज में बैठ के वो उन्होंने कोशिश है कि नमाज करेंगे, ये करेंगे, तो वो भी बर्बाद हो गए। तो धार्मिक चश्मे से आप दुनिया को चलाने की कोशिश करेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। क्या टेररिज्म जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में छुप गया है, गायब हो गया है, या फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया के लिए ये अभी भी अंडर एस्टिमेटेड नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीजन बना हुआ है? टेररिज्म बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए जी। ये बात और है कि एनआईए के गठन के बाद जो संचार के साधन जैसे जैसे बढ़े, जैसे जैसे संवाद बढ़ा है जी। तो उनको ट्रैप करना शुरू कर दिया है। तब हमले हो जाते थे और तब पता चलता था, अब हमले होने के पहले पकड़ लिया जाता है। इसलिए इंडियन मुजाहिदीन की स्लीपर सेल जो खत्म हुई है जी। वो बहुत अच्छा हुआ है उसके, क्योंकि आप बड़ी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यदि गुर्गों को आप पकड़ लेते हैं तो फिर छोटे मोटे तो ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्लीपर सेल का थ्रेट कभी खत्म नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा संकट है और स्लीपर सेल के थ्रेट को खत्म करने के लिए जरूरी है कि किसी को भी अविश्वास नहीं होना चाहिए लोकतंत्र पर, किसी को अविश्वास नहीं होना चाहिए हमारी नीतियों पर। हाँ, तो इससे क्या होता है कि इससे जो एक ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं जो टेररिस्ट जो करते हैं, ठीक है, जो आजकल रेडिकलाइजेशन डी रेडिकलाइजेशन को लेकर खूब सारी ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस वालों को, बहुत सारे लेक्चर होते हैं, मैं भी देता हूँ वो लेक्चर बहुत सारे। तो ये योजना इसलिए शुरू की है, लेकिन ये थ्रेट तो है। इंडिया जो है वो रशिया से, इजराइल से, फ्रांस से जो है वेपन खरीदता है, तो ये जो है वो इंडिपेंडेंस की निशानी है या फिर डिपेंडेंस की? हथियारों को लेकर अभी हमारी डिपेंडेंसी खत्म नहीं है जी। मतलब हम यदि राफेल लाते हैं और उन पर जो है वो नींबू और मिर्च डाल के उनको पूछा करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने S400 से सुरक्षा की है जी। ब्रह्मोस हमने रूस से मिलकर बनाई है। तो हथियारों की दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम, सरकार की कोशिश बहुत अच्छी है, ये कोशिश आज से नहीं है, ये कोशिश लगातार 4-5 दशकों से चल रही है। हम DRDO हमने कब से स्थापित किया है, लगातार उसके उजले परिणाम आ गए। लेकिन दुनिया की जो तकनीक है या जो AI अभी आया है, ड्रोन है, तो ये सब, हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम रूस से साथ मिलकर हथियार बना रहे, इजराइल के साथ मिलकर बना रहे, तो हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास उन दो जगह से टेक्निक भी मिल रही है, हमें टेक्निक भी मिल रही है, लेकिन अभी हमको हथियारों में और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है जी। और हम तब जब दुनिया के हथियारों के बाजार पर हम कब्जा कर लेंगे तब कहेंगे कि यस हम आगे। क्योंकि जब तक हम लोग एक टेक्निक तक पहुंच पाते हैं, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 2 लेवल और आगे चली जाती हैं। हाँ, चले तो हम लोग 2 लेवल तो हमेशा पीछे ही रह रहे हैं। आप देखिए जो चीन ने अपनी विक्ट्री परेड में जिनका प्रदर्शन किया है जी, तो ऐसे हथियार जो है अभी हम किसी से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन हमको जो थोड़ी थोड़ी दूरियां हैं उसको भी पाटना है, और जिस दिन हम पाट देंगे उस दिन फिर हम टैरिफ वार लड़ेंगे। हम अमेरिका से कहेंगे कि नहीं, चीन क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि चीन का जो रेयर अर्थ है वहाँ से जो चिप बनती है उससे उनके जो हथियारों का जो पूरा व्यापार है वो गड़बड़ हो सकता है। तो चाइना के मामले में ट्रंप डर गए और कहा कि यहाँ के युवा आइए, 6 लाख युवाओं का हम स्वागत करते हैं, हमारे देश के आगे बढ़ने में योगदान देंगे, जबकि दे कौन रहे, भारतीय दे रहे हैं। हाँ, कहा जाता है इंडियन माइंड्स जो हैं वो हर जगह पे कमाल दिखा रहे हैं। अमेरिका के अधिकांश कॉलेजेस में जो अधिकांश प्रोफेसर्स मिलेंगे वो भारतीय मिलेंगे। बड़ी नासा में उसके CEO जो हैं वो भारतीय, नासा में भारतीय हैं जी। लेकिन आप मजबूर हैं, तो आपको दुनिया को मजबूर करने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और आत्मनिर्भरता ऐसे नहीं कि हमारा सामान हम अपने देश में बेचें, सामान ऐसा बनाए कि हम बनाए और दुनिया में बेचे। हथियारों को लेकर अभी हमको बहुत लंबी दूरी तय करना है। अगर चाइना और पाकिस्तान अगर मिलकर दोनों वॉर फ्रंट खोल दें तो फिर इंडिया प्रिपेयर्ड है या फिर ये हमारे लिए वर्स्ट नाइटमेयर हो जाएगा? देखिए, हमारे वैसे तो हमारे विपिन रावत जी ने पहले CDS ने कहा था कि हम 2.5 मोर्चे के लिए तैयार हैं जी। मतलब पहला मोर्चा चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा आंतरिक सुरक्षा मतलब नक्सलवाद जी। लेकिन ऐसी नौबत आना नहीं चाहिए कि दोनों देशों से हमको एक साथ युद्ध लड़ना पड़े।
जी क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर ताकत है और चाइना भी है। तो भारत की कूटनीति उस दिशा में हमेशा काम करती है जी और इस गंभीरता को समझती है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम विरोधाभास के बावजूद संघाई में जाकर जितना शी जिनपिंग मोदी जी के साथ मुस्कुराए, शायद उतना शहबाज शरीफ के साथ नहीं मुस्कुराए। जी तो जब भी कोई युद्ध होगा और इन दोनों पर नकेल कसने के लिए भारत चाहता है कि रूस नहीं झुके पूरी तरीके से चीन के साथ। इसके कारण भारत रूस से हथियार खरीदता है, जबकि चीन और रूस के बहुत मजबूत संबंध है। जी तो ये बहुत मतलब हमारी कूटनीति बहुत वष्ट हो जाए या बहुत दुर्भाग्य देश का हो जाए तभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर एक बात और है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। बिल्कुल। और यह जो न्यूक्लियर पावर जो देश होते हैं वो आपकी अंतिम सुरक्षा को तय कर देते हैं। जी तो यदि देश की संप्रभुता पर जब आ जाए तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, बहुत स्पष्ट कहा है कि हमारी नीति है कि पहले हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई इस कर नीति देगा पर हम हमेशा कायम रहे, ये बहुत जरूरी भी नहीं जी। है। और देखिए इस नीति का हमने संदेश के साथ दिया। प्रधानमंत्री संघाई में शामिल होने गए, उसका पहले कहाँ गए? जापान गए, क्योंकि जापान चीन का रणनीतिक प्रतिद्वंदी है। उस परेड में शामिल नहीं हुए जो जापानियों के खिलाफ जो परेड थी चाइना में। जी मोदी जी शामिल हो सकते थे, हमारे खिलाफ तो परेड थी नहीं, विक्ट्री परेड। बिल्कुल। तो भारत की कूटनीति इस नियंत्रण और संतुलन को जानती है और कोई भी देश ऐसी रिस्क नहीं लेगा कि दो फ्रंटों पर उसको लड़ना पड़े, सिवाय इजराइल के, जो हमेशा यह मानता है यदि बने रहना है तो खुद को खत्म करने के लिए तैयार रहो। जो इजराइल के लिए खत्म होने का संकट है, भारत के लिए नहीं है। चाइना की एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है डेट ट्रैप पॉलिसी। वो छोटे छोटे देशों में कर्जा देता है और जब वो कर्जा नहीं चुका पा रहे होते हैं तो उनकी ज़मीन लीज पे ले लेता है या फिर ज़मीन पर कब्जा करने लगता है। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण श्रीलंका है। श्रीलंका में चाइना के पोर्ट्स बन रहे हैं और वो ज़मीन पूरी तरीके से चाइना के आधिपत्य में चली गई है। म्यांमार को देख सकते हैं, म्यांमार पे चाइना का अच्छा खासा कंट्रोल होता जा रहा है। तो वो इंडिया के एक पूरे पड़ोसी देशों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो डेट ट्रैप पॉलिसी है ये कितनी स्ट्रांग है चाइना की और भविष्य में भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए हमने एक बात कही, कूटनीति बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकती है और बहुत खराब परिणाम भी दे सकती है। जी चाइना की कूटनीति अच्छे परिणामों को देने के लिए है कि हम सारे हमारे दोस्तों को बना ले। उन्होंने खूब कर्ज दिया है, जी पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, श्रीलंका कर्ज में डूबा है, हब्बन टोटा को देने के लिए मजबूर हो गया, मालदीव कर्ज में डूबा है, तमाम देश डूब रहे हैं और भारत को उसने घेर लिया है। जी सक्सेस भी रहा है वो। हमको बड़ी चिंता लग रही है कि विशाखापट्टनम से ऐसा नहीं हो कि वहाँ का जहाज जो है, हमने इस पर चिंता व्यक्त भी की थी कि उनका जो खुफिया जहाज वहाँ पर हब्बन टोटा में आके क्या कर रहा है। तो चाइना अपनी इस कूटनीति में सफल हो गया है, वहाँ के देश विफल हो रहे हैं, वहाँ के लोग विफल हो गए, लेकिन चाइना भारत को घेरने में सक्सेस हो गया है। लेकिन चाइना की जो ये सफल कूटनीति है ये तब खराब कूटनीति बन जाएगी जबकि भारत इसी को अपनी ताकत बना लेगा, और भारत ने ताकत बनाया है। जी चाइना को समझ में आया है कि श्रीलंका को समझ में आया है कि चीन हमको बहुत मदद तो दे रहा है, लेकिन चीन ने क्या किया है, हमको कर्ज कूटनीति के जाल में उलझा दिया। और यही कारण है कि जब भारत का विरोध हो रहा था तो वो वहां पर सिरिसेना ने कहा, खुल के कहा कि भारत जो है वो हमारा सच्चा दोस्त है, वो हमको कर्ज, ये भारत की ताकत है जो कि पीछे के दरवाजे से आवाज आ ही जाती है। मालदीव जो है वो अभी तो आप सोचिए, इंडिया आउट के नारे के साथ जिस देश में सत्ता में कोई इंसान लौटता है और वो भारत को अपने यहाँ पर परेड में बुलाकर सबसे ज्यादा खुश होता है। तो यह जो उसकी जो बहुत सफल कूटनीति कह रहा था, अब उसकी खराब कूटनीति बन रही है। और ये जो चाइना पैसा दे रहा है जी ये जिन देशों को दे रहा है, तो इन देशों के पास अभी तो चाइना अपनी ताकत समझ रहा है, लेकिन यदि ये देश कंगाल हो गए, यदि इन देशों ने चाइना का विरोध करना शुरू किया, विद्रोह कर दिया, जैसा बलूचिस्तान में चाइनीज को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, तो कंगाल देशों के लिए न तो कंगाल लोगों के लिए कोई नियम होता है, न कंगाल देशों के लिए कोई नियम होता है। तो ये जो चीन अभी दुनिया में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बादशाह बताने की कोशिश कर रहा है, जिस दिन लोग कर्ज कूटनीति के जाल में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे और चीनियों को मारने लगे, उसी पैसे के कारण चीन कंगाल हो जाएगा। इंडिया जो है वो चाइनीज गुड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, और ये एक स्ट्रैटेजिकली सही मूव भी है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो बीजिंग के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो हमारे लिए जियोपॉलिटिकल कमजोरी बन सकती है या नहीं? बिल्कुल बन सकती है। चीन से हमको इस बात पर बहुत चिंता करने की जरूरत है जी। इस व्यापारिक असंतुलन को खत्म करने की जरूरत है हमको। भारत भी श्रीलंका को पैसा देता है और चीन भी देता है जी। लेकिन श्रीलंका इस बात को जानता है कि ज्यादा व्यापार किसका है, चीन का भारत में। चीन हावी है व्यापारिक दृष्टि से, तो फिर श्रीलंका किस पर विश्वास करेगा? चीन पर विश्वास करेगा, क्योंकि चीन जो है वो उसकी वन बेल्ट वन परियोजना लैटिन अमेरिका तक जा रही है। यूरोप परेशान है इस बात के लिए। यूरोप के कई देश जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं चाइना को लेकर। तो भारत यदि इसको 50-50% भी ले आएगा व्यापारिक घाटे को कम करके, तो उससे आप हमसे व्यापार तो करना चाहते हैं, तो आप पूरा जो हमारे यहाँ पर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, अच्छी मिलती है, आप पूरा बाजार खोल दीजिए चाइना का। जी। आप क्यों नहीं खोल रहे हैं? यदि आपको भारत से बराबर चाहिए, भारत जैसे जैसे इस व्यापारिक असंतुलन को खत्म करेगा उससे भारत में रोजगार जनरेट होंगे, हमारे लघु उद्योग। चाइना की ताकत क्या है? चाइना की ताकत यह है कि उन्होंने बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थान बना रखे हैं, अपने लोगों से कहा कि सामान बनाइए आप, हम दुनिया में बेचेंगे। ये चीन की ताकत है। अभी चीन के हाथ पैर फूल गए कि अमेरिका के बाजार का उन्होंने तैयारी की कि हमको कहां पर बेचना है, तो वो तुरंत यात्रा पर निकल पड़े कि अमेरिका का विकल्प क्या हो सकता है। उन्होंने उस यात्रा के लिए मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया से शब्द ढूंढने लग गए वो कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने शंघाई में शामिल हो गए, मध्य पूर्व में चले गए, आप ईरान और सऊदी अरब की ट्रीटी करा दी आपने, जो साथ में बैठते ही नहीं थे एक दूसरे के। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें तब खत्म होगी जबकि भारत और चाइना के बीच व्यापारिक असंतुलन दूर हुआ। तो उसका प्रभाव ये होगा कि भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत का सामान न केवल चीन खरीदेगा, नेपाल में जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा। इसको लेकर हमारी सरकार बहुत सीरियस है और आने वाले समय में इस पर काम कर रही है। काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पैसा हम चीनियों को नहीं दे सकते। वो पैसा जो चीन पाकिस्तान को हथियार बनाने के लिए दिए, तो कम से कम इतना पैसा तो आ जाए चीन से हम भी कमा लें कि यदि चीन के खिलाफ ताइवान का जो प्रश्न पूछा था कि ताइवान को हथियार देना पड़े हमको, तो हम चाइना से कमाया हुआ पैसा दे दें। इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता चीन को यदि देना है आपको। जी। इंडिया जो है मैसिव एक्सपोर्ट करता है, टारगेट्स चेज कर रहा है मैसिव एक्सपोर्ट्स के धीरे धीरे, और हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में हम ग्लोबली एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है लोगों को बहकाने के लिए कि हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं ग्लोबली? मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिशें कर रहे हैं, कोशिश है जी। अब उसको किस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जाता है, कोशिश तो कर ही रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत उस कोशिशों का आईना है कि ये हम कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन कोशिशें तब कामयाब होती दिखेगी जबकि जो सुबह सुबह हर शहर के चौराहों पे मजदूरों की जो भीड़ लगी रहती है, सुबह सुबह जो मजदूर ढूंढते हैं कि कहाँ जाना है, तो जिस दिन ये मजदूर कम होने लगेंगे तो उस दिन समझ लीजिएगा कि हमारी कोशिशें जो है कामयाब हो रही है। अगर जीडीपी से हट के देखें तो बियॉन्ड जीडीपी इंडिया का ग्लोबल स्तर पर कितना इम्पैक्ट है? मतलब इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, इंडिया की जो छवि है, वो कितनी स्ट्रांग है? बहुत जबरदस्त छवि है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के जो नियम बने, कहा कि दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हो तब दुनिया में शांति होगी जी। भारत ने कहा कि हम दोनों के साथ नहीं खड़े होंगे, हम गुटनिरपेक्षता के तीसरे रास्ते पर चलेंगे, हम तीसरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे या तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमने किया 1962 में। चीन के खिलाफ अमेरिका ने साथ दिया जी हमारा, लेकिन जैसे अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में कूदा तो हमने अमेरिका की आलोचना कर दी, हमने अमेरिका की परवाह नहीं की जी। आज दुनिया में सत्ता पर सैन्य तानाशाह हावी हो रहे। दुर्भाग्य, जैसे हमने ये बात शुरू हुई थी कि राष्ट्रपति, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया का दुर्भाग्य है मिस्टर ट्रंप का। तो भारत के लोकतंत्र, भारतीय यदि जो हमारे चुनाव आयोग है उनको दुनिया में देखने के लिए बुलाया जाता है कि दुनिया में चुनाव कैसे हो रहे हैं, ये हमारी जीत है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी ताकत है। तो
यह लोकतंत्र जो है, यही कारण है कि ट्रंप की आलोचना उनके देश में हो रही है कि आप दुनिया के एक लोकतांत्रिक देश को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। शी जिनपिंग जो है जी उनका संघाई में सब आए, उनके सब दोस्त आए, पाकिस्तान आया, सब आए। सबसे ज्यादा खुश क्यों हुए? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री आपके साथ, तो एक शी जिनपिंग के चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट थी। तो जब साम्यवादी भी खड़ा होने में खुश हो जाए, जब पूंजीवादी भी खड़ा होने में खुश हो जाए, जब सैन्य तानाशाह भी खुश हो जाए, वो खुशी कब मिलती है? जब भारत की विविधता और भारत का लोकतंत्र उनके साथ खड़ा हुआ दिख जाए प्रतीकात्मक तौर पर, तो भारत की बड़ी बादशाहत है, भारत की बड़ी पहचान है। और यही कारण है कि फ्रांस में भी जब प्रदर्शन होते हैं जी तो गांधी की तस्वीर हाथ में होती है। गजा में भी कई बार इजरायली गोली नहीं मारे तो गजा के लोग गांधी की तस्वीर लेकर खड़े रहते हैं। बलूचिस्तान में जब प्रदर्शन होते हैं तो मोदी जी की तस्वीर आती है कि मोदी जी हमारी हेल्प कीजिए। जी तो ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है और ये भारत की ताकत है। इस साल 2025 में इंडिया ब्रिक्स की चेयरमैनशिप होल्ड कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि ब्रिक्स जो है वो इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो भी रहा है या नहीं? देखिए, ब्रिक्स जो है वो भारत के लिए फायदेमंद कितना साबित होगा, ये तो तब होगा जबकि डॉलर कूटनीति का कोई जवाब लेने में शी जिनपिंग और पुतिन करते क्या है। जी लेकिन एक जो बेनजीर भुट्टो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने उनकी ऑटोग्राफी में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। जी उन्होंने लिखा है कि जब भी उनके पिताजी, जो बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे, वो किसी से बात करते थे, किसी अन्य विदेशी राजनयिक से किसी से बात करते, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे थे अपनी बेटी से कि जो जिस राष्ट्र से मैं बात कर रहा हूँ उसके प्रतिद्वंदी का नाम लेकर मुझे कहना कि डैडी आपका फोन आया है उस देश से। ओके ये दबाव बनाने का एक तरीका होता था उस विदेशी राजनयिक पर, उस विदेशी राष्ट्राध्यक्ष पर। तो ब्रिक्स भारत के लिए एक दबाव बनाने का बड़ा अच्छा मंच है यूरोपीय देशों पर और अमेरिका पर, कि आप ये नियंत्रण और संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चलता है, ब्रिक्स उसका काम करता है। और अब ब्रिक्स ज्यादा प्रासंगिक हो गया है क्योंकि आप ये कहते हैं कि डॉलर कूटनीति की बादशाह चलेगी, तो हमने कहा कि नहीं, हम तो रुपये में या युआन में या जो रूस जो जिस भी रूबल में जिसमें भी होगा हम उसमें कर लेंगे, हम उसमें व्यापार करेंगे। तो ब्रिक्स का जो संदेश है ये पहले दुनिया के उन देशों को कड़ा संदेश है कि आप ये मत सोचिए कि आप पर हम निर्भर हैं, हम निर्भर काफी हद तक हैं, लेकिन यह धमक भी दुनिया में बनी रहना चाहिए। और कूटनीति की असल परीक्षा यही होती है जो बहुत अच्छे परिणाम देती है और बहुत बुरे परिणाम देती है। अच्छे परिणाम तब देती है जबकि चीन जैसा देश डरता है हिंद महासागर में, बुरे परिणाम तब देती है जबकि ट्रंप जैसे जो तानाशाह या अदूरदर्शी लोग राष्ट्राध्यक्ष बन जाते, रिस्क होती है। जी तो ब्रिक्स जो है वो बहुत बड़ा मंच है, और तब की जबकि अफ्रीका उसमें शामिल है, जबकि ट्रंप ने भारत को दबाने की कोशिश की तो ब्राजील के राष्ट्रपति का फोन आया कि मोदी जी मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये दुनिया में ये होना चाहिए। ब्रिक्स को साउथ साउथ बॉन्डिंग के रूप में जाना जाता है, साउथ एशिया के जितने भी हैं हमारे। तो जो इंडिया का स्टैंड है वो ग्लोबल साउथ में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग है? ऐसे देखिए, हमारी पहचान एक ग्लोबल साउथ है जी, क्योंकि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन जब पर पर्सन की कमाई की बात आती है जी, तो फिर हम ईरान जैसे देशों के साथ खड़े नजर आते हैं। तो सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, ये असमानता ये पिछड़े और विकासशील देशों की पहचान रही है, ये ग्लोबल साउथ की पहचान रही है, ये हमारी पहचान भी है। और इसी मुद्दे पर आके आप देखिए चीन और भारत के बीच कितनी प्रतिद्वंदिता है, लेकिन जब ग्लोबल साउथ की बात आती है, जलवायु परिवर्तन की बात आती है, गरीबी की बात आती है, तो दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। यही हमारी पहचान है। पूरा ग्लोबल साउथ भारत की तरफ इसीलिए देखता है
कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत इतनी बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो ग्लोबल साउथ के देशों का भारत प्रतिनिधित्व करे और इस ताकत को भारत को बनाए रखना है, क्योंकि जो शुरुआत हमने गुटनिरपेक्षता से की थी, अब अमेरिका जैसे देश जो भारत के लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं, तो हमको सार्क की जरूरत है। हमको सार्क को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्लोबल साउथ की आवाज है। आप देखिए, वन चाइना पॉलिसी दुनिया भर मानती है जी। 13 देश नहीं मानते, छोटे छोटे देश, पैराग्वे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे देश है जो वन चाइना पॉलिसी, तो छोटे छोटे देश जो नहीं मानते हैं जी। 12-13 देश, उनसे भी चाइना परेशान रहता है कि हम मानते क्यों नहीं, पूरी दुनिया मान ले वन चाइना पॉलिसी। ताइवान को इन 12-13 देशों ने भी क्यों मान्यता दी है? तो ये जो 12-13-15 देश है, इनका देश हमको नेतृत्व, और यही कारण है, एक बात अच्छी लगती मोदी जी में, सवाल उठते हैं कि छोटे छोटे देशों की यात्रा क्यों करते हैं? करना चाहिए आपको जी। क्योंकि अंततः एक संप्रभु देश है, और ग्लोबल साउथ के देशों की जब यात्रा करते हैं तो भारत जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व वहां पर मिलता है, और ये भारत की ताकत है और यही भारत की पहचान भी है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मजबूत होने के बावजूद भी साउथ एशिया की जब बात आती है तो इतनी कमजोर क्यों दिखाई पड़ती है? देखिए, अमेरिका ने इस्लामिक जो इस्लामिक आतंकवाद बढ़ाने का जो प्रयास किया है, जो इस्लाम के नाम पर जुआ स्वयं के फायदे के लिए खेला है जी। उसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया दक्षिण एशिया को। ओके। क्योंकि आप अफगानिस्तान में, आपको शीत युद्ध में रूसी सेना को आपको वापस भेजना था, तो आपने उनके खिलाफ मुजाहिदीनों का प्रयोग किया। आप बिना तारीख बताए अफगानिस्तान से भाग गए, आपने अफगानिस्तान को ख़त्म कर दिया। अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अरबों डॉलर की मदद पाकिस्तान को कर दी। पाकिस्तान ने उन आतंकियों का प्रयोग कहाँ पर किया? कश्मीर में किया। अब वो जो चरमपंथी अड्डे थे वो मस्जिदों में चले गए, मदरसों में चले गए जी। और वहां से आप धर्म के आधार पर दुष्प्रभाव कर रहे हैं। तो वो प्रभाव फिर क्या हुआ कि जो सामान्य जनमानस था दक्षिण एशिया का, उसको आपने फिर धीरे धीरे आपने आतंकी संगठनों का उपयोग किया, भाड़े के आतंकी तैयार किए। फिर आपने बांग्लादेश के आतंकियों को उठा के कहां पर भेज दिया? बांग्लादेश और पाकिस्तान के आतंकियों को मिलके आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में भेज दिया, पाकिस्तान ने जो भेजा था। या आपके आतंकी कहां पर जॉर्जिया में अपने रूस के खिलाफ जाके चेचन्या के चरमपंथियों के साथ लड़ रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें, भारत एक उदार देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जी। तो भारत किसी कट्टरपंथी नीति पर चल नहीं सकता। लेकिन आपका पड़ोसी जो है वो कट्टरपंथी नीति पर चलता है। आपका पड़ोसी खुलेआम बोलता है जी कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं। आप सोचिए, देश का सेनाध्यक्ष, भारत का सेनाध्यक्ष ऐसा नहीं बोल सकता। तो इसका प्रभाव आंतरिक राजनीति पर भी पड़ता है, इसका प्रभाव सिक्योरिटी पर भी पड़ता है, इसका प्रभाव जनमानस पर भी पड़ता है। तो यही कारण है हमारी विदेश नीति फेल नहीं है, हमारी विदेश नीति तो बहुत अच्छी है, हमारी राजनीति भी बहुत अच्छी है, लेकिन धर्म के आधार पर पड़ोसी देशों में दुष्टता इतना इस कदर बोल रही है कि उससे भारत की आंतरिक व्यवस्था प्रभावित होती है। मोदी जी का एक स्टेटमेंट है कि 2047 में भारत जो दिखेगा वो बहुत ही भव्य होगा। तो आपके नज़रिए में जब हम अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे 2047 में, तो इंडिया की जो ग्लोबली रैंकिंग है, जो ग्लोबल स्टेज पे इंडिया कहाँ स्टैंड करता होगा या करना चाहिए, और एक लाइन में अगर जाने तो आपका इंडिया को किस स्तर पर देखने का ड्रीम है? देखिए पुष्कर जी, भविष्य को बहुत अच्छे से देखा था युधिष्ठिर ने जी, लेकिन वर्तमान को देखकर हम उम्मीदें तो रख सकते हैं जी। और आंतरिक और बाह्य तौर पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है जी, हमारे लोग जो है वो गांव-गांव शिक्षा अच्छे से हो रही है, रोजगार का सोच रहे हैं, मेड इन इंडिया पॉलिसी काम कर रही है, आत्मनिर्भर भारत काम कर रहा है। तो यदि इसी गति से हम चलते रहे जी, तो भारत जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, और रक्षा क्षेत्र में तब तक मजबूत हो गए तो फिर हमारी बादशाहत पूरी तरीके से कायम हो जाएगी। लेकिन हाँ, 2047 का भारत बहुत अच्छा हो, मोदी जी का दृष्टि का भारत हो, ऐसा भारत का हर इंसान चाहता है, भारत का हर व्यक्ति चाहता है, और ऐसा ही होगा, ये भी पूरा विश्वास। तो अब मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत सारे
फैक्टर्स को, सेक्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश करी है। हमारी तरफ से जितना पॉसिबल हो सका हमने हर क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करी है, लेकिन अगर हम कहीं पे चूक गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उन क्वेश्चंस पर सर के साथ एक और पॉडकास्ट कर सकें। तब तक के लिए बने रहिए पुष्कर टॉक्स के साथ, और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।